हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजभान के न्यू यूट्यूब चैनल ब्रजभान टेक क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संबंध और फलन। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। यह क्लास 12th का चैप्टर्स है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर से जो पिछली एनसीईआरटी बुक थी उससे बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं और जो जो टॉपिक्स बचे हैं आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कृमित युग्म। क्या पढ़ना है हमें? कृमित युग्म। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे कृमित युग्म। उसके बाद देखेंगे हम कार्तीय गुणन। क्या देखेंगे? कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन जब हम इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद देखेंगे हम संबंध, जो अपने चैप्टर्स का एक पहला भाग है। संबंध और संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार जो पिछली एनसीईआरटी बुक थी उसमें बहुत सारे थे, लेकिन इस बार सिलेबस में कटौती होने के कारण इसके जो कुछ फंक्शंस थे उन्हें अलग कर दिया। तो हमें जो जो पढ़ना है उनके नाम लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है स्वतुल संबंध। स्वतुल संबंध। नंबर दो, दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के बाद हम पढ़ेंगे, सम्मित के बाद संक्रामक संबंध। और जब हम इन तीनों संबंधों को पढ़ लेंगे तो तब हमारा चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संबंध आता है उसे बोलते हैं हम तुल्यता संबंध। अब जब हम इन चारों टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो हमारा जो संबंध वाला पोर्शन है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फलन की। फलन क्या होते हैं और फलन के प्रकार। जिस प्रकार से संबंध के जो पार्ट थे उन्हें कम कर दिया गया, उसी प्रकार फलन के पार्ट्स को भी कम कर दिया गया है। तो इसके जो पार्ट्स बचे हुए हैं उन्हें हम देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट पहला फलन होगा जो हमारा होगा एकैकी फलन। एकैकी की बात देखेंगे हम आच्छादक फलन। इन सभी को पढ़ने के बाद, इन सभी के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने के बाद हम चलेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक की पहली प्रश्नावली 1.1 पर। लेकिन इन सवाल को करने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कृमित युग्म, इसके बाद कार्तीय गुणन, और जो हम 11th में टॉपिक पढ़ चुके थे प्रांत, परिसर और सहप्रांत, इन टॉपिक्स को पढ़ा था। इन टॉपिक्स को भी हम एक बार और समझेंगे ताकि हमें इसकी प्रश्नावली करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलो तो हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और पहले पार्ट को करते हैं जिसका नाम है कृमित युग्म। कृमित युग्म होता क्या है? तो हमने 11th में पढ़ा था समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है? जैसे कि हमें कोई नंबर्स दिए हैं, जैसे a बराबर दिया है 1 2 3, और इसको इन तीनों नंबर्स को जब हमने मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये हमारा एक समुच्चय बन गया। ऐसे ही हमें एक और समुच्चय दिया a b c, है ना? तो ये दोनों क्या हैं? अपने समुच्चय। और अपना ये b नंबर का है, ये भी क्या है? एक समुच्चय। अब जब समुच्चय ये होता है तो कृमित युग्म क्या होता है? जैसे हमने लिखा x, y, और x, y को हमने ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसे बोलते हैं हम कृमित युग्म। कृमित युग्म का मतलब है जो यहाँ x दिया गया है उसे हमने लिया समुच्चय
ए से, जो x है उसे हमने लिया समुच्चय ए से, और जो y है उसे हमने लिया समुच्चय b से। यानी कि जो समुच्चय ए है और समुच्चय b है, ये कभी इनके जो फंक्शंस हैं आपस में हम इन्हें बदल नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि x, y इज नॉट बिलोंग्स टू y, x के। ठीक है, इतना समझ में आया। ये इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। ठीक है, और त्रिमितीय युग्म की एक खासियत और है कि जैसे कि हमने लिखा 1, 2 इज नॉट बराबर 2, 1, लेकिन ये बराबर भी हो सकते हैं जब कंडीशन दी हो कि x बराबर हो y के, तब ये बराबर भी हो सकते हैं। इसके लिए उदाहरण देखें, जैसे हमने दिया 2, 2, तो इसे हम जब पलटेंगे तब भी तो 2, 2 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जब x बराबर होगा y के, तो त्रिमितीय युग्मों के जो अवयव होते हैं x, y, उन्हें आपस में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, त्रिमितीय युग्म तो अपना हो गया। त्रिमितीय युग्म के बाद क्या आएगा, कार्तीय गुणन। तो अब हम चलते हैं कार्तीय गुणन की ओर। कार्तीय गुणन क्या होता है, जैसे कि हमें दो समुच्चय दिए, एक a बराबर 1, 2, 3, यानी a समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3, और b समुच्चय में अवयव हैं a, b। अब हमसे बोल दिया गया कि हमें कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन किसे बोलते हैं, a क्रॉस b। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस। a क्रॉस b कैसे निकलेगा, तो यानी कि जो a के सभी अवयव हैं उनका b के सभी अवयवों के साथ यदि हम संबंध को प्रदर्शित कर देंगे तो हमारे कृमित युग्म निकल आएंगे, और जो कृमित युग्मों से जो हमारा समुच्चय बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन। ठीक है, तो हम करते हैं, जैसे एक का संबंध प्रदर्शित किया हमने a से और एक का संबंध प्रदर्शित किया b से। तो पहले वाले अवयव का संबंध हमने दोनों से प्रदर्शित कर दिया। अब हम दूसरे वाले का करेंगे 2, a और 2, b। ऐसे ही तीसरे वाले का 3, a और 3, b। तो जो समुच्चय a और b, जब दोनों का हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो नया समुच्चय मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन समझ में आ गया। अब कार्तीय गुणन की बात आती है प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। तो प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होता है, इसे हम देखते हैं। इसे हम एक फिगर के द्वारा देखेंगे तो एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये अपना समुच्चय ए है, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4। ये है हमारा समुच्चय बी, जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4, ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब इसमें ये हो गया अपना समुच्चय ए, ये हो गया समुच्चय बी। तो समुच्चय ए के सभी अवयवों को, जितने भी अवयव पाए जाएंगे समुच्चय ए में, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रांत। तो हमने बोला कि प्रांत निकालिए, तो प्रांत क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और यदि हमने बोल दिया सह प्रांत, तो जो हमारा समुच्चय बी है, तो समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होते हैं, सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या क्या होगा, a, b, c, d। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद देखते हैं, अब बात आती है कि प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया, अब बात आती है परिसर की। तो परिसर क्या हुआ, समुच्चय ए के जिन अवयवों का संबंध समुच्चय बी के जिन जिन अवयवों के साथ होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, जो, जैसे कि हमने बोल दिया 1 का संबंध बी से है, और 2 का संबंध ए से है, और 3 का संबंध डी से है, और 4 का संबंध सी से है। ये बोल गया ना। तो यानी कि जो कि 1 का संबंध बी से है, तो यानी कि हम लिखेंगे क्या, परिसर। तो परिसर क्या होगा कि 1 का संबंध बी से है तो बी भी अपना परिसर में आएगा, और ए भी आएगा, सी भी आएगा, और डी भी आएगा। यानी कि
समुच्चय ए के जिन जिन अवयवों का संबंध समुच्चय बी के जिन जिन अवयवों से होगा उन्हें हम समुच्चय बी के उन अवयवों को हम क्या बोलेंगे, परिसर। और जैसे कि इसमें एक अवयव और बढ़ा दें ई, तो जो ई है ये परिसर नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा परिसर है, परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। परिसर जो है सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। इतनी बात क्लियर है। देखो उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें एक समुच्चय दिया a बराबर 1 2 3 4 5, ये समुच्चय a दिया, और एक और हमें समुच्चय दिया b बराबर 1 2, तो जो b है ना a का उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि जो b के एलिमेंट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए, a से लिए, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, b उपसमुच्चय है a का। ठीक है। प्रांत, परिसर और सहप्रांत समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हो तो कमेंट में बताना, तो इसे हम और अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने देखो अब क्या क्या देख लिया। देखो एक तो क्रमिक युग्म देख लिया, कार्तीय गुणन देख लिया, प्रांत, परिसर और सहप्रांत देख लिया। अब बात आती है संबंध की। संबंध क्या होता है? तो संबंध की बात करें तो संबंध तो हम जैसे कि बोल सकते हैं कि पिता का पुत्र के साथ संबंध, पुत्र के साथ संबंध, ये एक संबंध है। और जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो हमारा संबंध आपसे क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स का संबंध है। ठीक है। ऐसे ही कि विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स का हर एक टीचर के साथ एक संबंध होता है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, संबंध। लेकिन गणित की भाषा में संबंध क्या होता है, तो इसे हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे। देखते हैं कि संबंध होता क्या है। संबंध, संबंध जो है, संबंध यानी कि रिलेशन उपसमुच्चय होता है a क्रॉस b का। किसका? a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। यानी कि जो अपना संबंध है वो उपसमुच्चय होता है किसका? a क्रॉस b का, यानी कि कार्तीय गुणन का। इतनी बात क्लियर है। तो इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि हमने अभी एक फंक्शन बनाया था कि a बराबर 1 2 और 3 और b बराबर a, b। ठीक है। तो इसका हमने जब कार्तीय गुणन निकाला था तो क्या निकला था, एक का संबंध a से, एक का संबंध b से, और दो का संबंध a से और दो का संबंध b से, और 3 का संबंध a से और 3 का संबंध b से। इतनी चीज क्लियर है। तो ये क्या है अपना a क्रॉस b, यानी कि कार्तीय गुणन। अब हमने बात की संबंध की, तो हमें कोई एक रिलेशन दिया r बराबर क्या है, 1 a और 2 a और 3 b। तो जैसे कि हमें ये रिलेशन दिया तो हमने बात क्या करी कि जो संबंध होता है a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। तो इसमें देख लीजिए क्या जी 1 a है, ये a क्रॉस b में है, 2 a है, ये a क्रॉस b में है, और 3 b है, ये क्या a क्रॉस b में है। जब है इसका मतलब क्या हुआ, जो r है यानी कि जो संबंध है उपसमुच्चय है a क्रॉस b का। अब ये संबंध तो समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना संबंध के प्रकार, जिसे हम बोलते हैं द्विआधारी संबंध। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संबंध। तो संबंध तो समझ गए, अब द्विआधारी संबंध क्या होते हैं इसे देखते हैं। द्विआधारी संबंध, इसमें समुच्चय A का समुच्चय A से ही क्रॉस किया जाता है, मतलब कार्तीय गुणन निकाला जाता है। यानी कि हमने बात की द्विआधारी संबंध की। तो द्विआधारी संबंध क्या होता है कि A क्रॉस A में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि जो R रिलेशन लिया जाता है किससे, A क्रॉस A से,
ए क्रॉस ए से संबंधित होता है। इसमें हम दो अलग अलग समुच्चय नहीं दिए जाते हैं द्विआधारी संबंध में, इसमें हमें एक ही समुच्चय दिया जाता है, उसी से ही कार्तीय गुणन निकाला जाता है। तो इस द्विआधारी संबंध में सबसे पहला जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं हम स्वतुल्य संबंध। तो नंबर फर्स्ट पे क्या आता है? स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? तो जैसे कि हमने बात की स्वतुल्य, स्व का मतलब स्वयं से, तुल्य मतलब तुलना, यानी कि स्वयं से जो तुलना की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। जैसे कि A, A बिलोंग्स टू R, यानी कि A का संबंध A से होना चाहिए। क्या? A का संबंध A से होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, सभी के लिए। तो जो फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, जो A बिलोंग्स टू कहाँ से रहता है? समुच्चय A से। समझ में आया ना कि जो इसके अवयव है ना A, वो हमने कहाँ से लिए? समुच्चय A से लिए। यानी कि ये क्या हो गया? स्वतुल्य संबंध। इसके लिए हम देख लें, जैसे कि हमें उदाहरण देखें इसके लिए। उदाहरण, तो उदाहरण की बात करें तो क्या होगा? जैसे कि हमें एक संबंध दिया R बराबर दिया 1, 2, और 3, और 4, 5, और एक समुच्चय दिया हमें A बराबर क्या दिया? 1, 2 और 3, और यहाँ पे एक संबंध और दिया, ये हो गया R1, ये है R2। हमें एक और संबंध दिया 1, 2, और 3, और 2, 3। ठीक है। अब इसमें क्या बोला? इसकी परिभाषा क्या है कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो जैसे कि हमने इसमें देखा समुच्चय में 1 है, 2 है, 3 है। तो R1 संबंध में देखा 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है। यानी कि समुच्चय A के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, लेकिन इसमें 3 का संबंध 3 से नहीं है, अतः यह अपना स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर हुई ना बात? जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और बिल्कुल ही मक्खन हो जाएगा ये चैप्टर। और इसका जो संबंध चल रहा है स्वतुल्य संबंध, जो सभी बोलते हैं कि बहुत ही टफ होते हैं क्योंकि इसमें थ्योरिकल ज़्यादा हैं, लेकिन हम जब सवाल करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखते हैं दूसरा संबंध। स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया। अब बात आती है सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होगा? जैसे कि हमने कहा कि जैसे तुम देख लो पहले इसकी फॉर्म, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर्म देख लो। जैसे कि A का संबंध B से है और जो बिलोंग करता है कहाँ? R में, यानी कि संबंध में। और B का संबंध होना चाहिए किससे? B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में। जैसे कि A, B बिलोंग्स टू R है, तो B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये क्या है? इसकी कंडीशन है। यानी कि जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो ये सम्मित संबंध नहीं होगा। यानी कि जहाँ जो A, B है, ये कहाँ से लिए गए हैं? बिलोंग्स टू समुच्चय A से लिए गए हैं। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई सम्मित संबंध में। तो इसके लिए हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। उदाहरण में देखो तो समुच्चय A बराबर दिया 1, 2, 3। अब इतनी चीज दी। अब हमें दिया एक संबंध R बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 2 और 2, 3, और दिया है 3, 3, यानी कि यही दिया। तो इसमें देखो कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, और 3 का संबंध 3 से है। और तो इसको देखो
जब यहाँ पे देखो 3 का संबंध 2 से है, यानी कि 3 का संबंध 2 से है, तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग सम्मित संबंध के कि 2 का संबंध 3 से भी होना चाहिए, वो भी इस संबंध में है, अर्थात यह है सम्मित संबंध है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना नोट में कि जो सभी स्वतुल्य संबंध सम्मित संबंध होते हैं, सम्मित संबंध होते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी स्वतुल्य संबंध होंगे वो सम्मित संबंध होंगे, क्योंकि जैसे वन कोमा वन है तो यानी कि इसका संबंध इससे है, तो इसी में इसका संबंध इससे भी होगा, लेकिन हम पता है कि समुच्चय के अंदर हम किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद बात आती है सम्मित संबंध के बाद नेक्स्ट आता है अपना सम्मित के बाद संक्रामक संबंध। तो सम्मित संबंध समझ में आ गया होगा। सम्मित के बाद बात करते हैं हम संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है देखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा 3 अवयव लिए ए कोमा बी कोमा सी, कहाँ से बिलोंग करना चाहिए इन्हें, कहाँ से, समुच्चय ए से, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बोला ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एक कंडीशन है, जब यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो वह क्या है, संक्रामक संबंध है, और यदि नहीं होती है तो वह संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में बात करेंगे, जैसे कि हमें समुच्चय दिया है कि a बराबर 1 2 3 और एक संबंध दिया है हमें R1 संबंध दिया है। 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 1 से है, और 1 का संबंध 2 से है, और 2 का संबंध 2 से है, और 3 का संबंध 3 से है, और 4 का संबंध 4 से है। और एक और संबंध दिया है R2 बराबर 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 2 से, और 1 का संबंध 3 से, और 4 का संबंध 2 से। तो अब इसमें देखो कि कौन सा संक्रामक संबंध है और कौन सा नहीं है। तो इसमें बात होती है कि क्या होना चाहिए, पहले ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि इसमें देखो, जब 2 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध 2 से होना चाहिए। यही तो कंडीशन है कि जैसे 2 ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये है ना। ये कंडीशन अपनी फॉलो हो गई, यानी कि यह अपना संक्रामक संबंध है। क्लियर है इतनी बात। अब इसी में देखो दूसरे वाले में, जैसे कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, और 3 का संबंध 2 से, और 1 का संबंध 3 से, और 4 का संबंध 2 से। अब इसमें देखो, इसमें ए वाली यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इसमें नहीं है। जैसे कि 3 कोमा 2 है, तो 2 कोमा कुछ है क्या, इसमें 2 कोमा 2 है, जैसे कि इसमें 3 कोमा 2 और 2 कोमा 2 है। यानी कि ये क्या हुआ बात कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो यानी कि जब इसका संबंध 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से, तो क्या 1 का संबंध 2 से है, इसमें 1 का संबंध 2 से नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है कि ये अपना संक्रामक संबंध नहीं है। तो अब एक इतनी बात तो क्लियर ही हो गई कि संक्रामक संबंध क्या होता है, लेकिन इसकी एक मुख्य बात क्या है उसे समझना कि यदि तुम्हें एक संबंध R3 बराबर दिया कि 1,2 और 1,2
और 3,2 और दे दिया जैसे कि हमें दे दिया क्या 4,5। अब यहाँ पे देखो a, b बिलोंग्स टू r, और b, c बिलोंग्स टू r। इसमें ये कंडीशन फॉलो करने पर हमें पता चल रहा है कि ये कंडीशन ही नहीं बन रही, यानी कि ये कंडीशन नहीं बन रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब किसी संबंध में संक्रामक संबंध की जो कंडीशन है कि वो क्या है a, b बिलोंग्स टू r, और यदि b, c बिलोंग्स टू r है तब a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। यदि एक कंडीशन किसी संबंध में फॉलो नहीं हो रही, यानी कि उसमें संतुष्ट नहीं हो रही है, यानी कि किसी संबंध R में जैसे a, b बिलोंग्स टू R और लेकिन b, c बिलोंग्स टू R नहीं है, यानी कि कोई भी कंडीशन नहीं बन रही संक्रामक की, उस कंडीशन में वो जो संबंध दिया रहेगा वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना और इसे नोट डालकर कहीं पर लिख जरूर लेना, क्योंकि बच्चे गलत हमेशा यहीं पे करते हैं और संक्रामक संबंध में कहीं पर भी गलती नहीं होती है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि यानी कि जब कंडीशन फॉलो ना हो संक्रामक संबंध की तब वो संक्रामक संबंध होता है। अब देखो हमने 3 संबंध पढ़ लिए, कौन कौन से, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। अब इसके बाद बात आती है किसकी, तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध क्या होता है, ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट संबंध है जिससे क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है। हर साल, ऐसा एक साल भी नहीं जाएगा जब इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। तो क्या वह है, तुल्यता संबंध। और इंटरेस्टिंग बात देखना, इसमें तुल्यता संबंध पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध क्या होते हैं। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, जब कोई संबंध स्वतुल्य संबंध हो और सम्मित संबंध हो और संक्रामक संबंध हो, तब वह संबंध और तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि यदि वह स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है तो वह ऑटोमेटिकली तुल्यता संबंध होगा। इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद बात आती है इसकी, तुल्यता संबंध हो गया। तुल्यता संबंध के बाद संबंध वाला पोर्शन खत्म होता है, इसके बाद शुरू होंगे फलन। लेकिन फलन के पहले हम NCERT जो न्यू 2023-24 की जो NCERT बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फलन और फलन के प्रकार। हम इस एक्सरसाइज को अगले टर्न पर करेंगे। और अभी यहाँ तक तुम्हें जो समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसे घर पर एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना। तो मेरा यह विश्वास है कि तुम्हें ऐसी एक भी चीज़ नहीं रहेगी जिससे तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी। बस देखना ईमानदारी के साथ, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, बिल्कुल फोकस के साथ देखना और इसके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि यह चैप्टर जो है थ्योरिकल है, इसे भूलने में टाइम नहीं लगता। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और कल हम मिलते हैं न्यू NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।